हाय गाइस, आज आप भूपी भैया के साथ इस व्लॉग में कवर करोगे चैप्टर द थर्ड लेवल। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसी मिस्टीरियस जगह जहां टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। यह है जैक फिनी की द थर्ड लेवल, जहां पे एस्केपिंग रियलिटी बिकम्स लिटरली पॉसिबल। चलो अंदर चलते हैं। तो बेसिकली ये है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो न्यूयॉर्क में है। इट वाज बिल्ड इन 1871। यहाँ दो लेवल्स हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेकिन वेट, क्या थर्ड लेवल भी है? लेट्स फाइंड आउट। गाइस, मिलिए चार्ली से। चार्ली 31 ईयर्स ओल्ड, स्ट्रेस्ड आउट है मॉडर्न लाइफ से। यार मैं बस एक कॉमन मैन हूँ। मेरे फ्रेंड्स और मेरा साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि मैं रियलिटी से एस्केप करना चाहता हूँ। ब्रो लिटरली स्ट्रेस्ड रहता है और रियलिटी से एस्केप करना चाहता है। देखो गाइस, चार्ली की हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन। होगा। लोग बोलते हैं ये टेम्पररी एस्केप है। अरे नहीं यार, मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट की थी और उन्हें तो एस्केप की ज़रूरत ही नहीं थी। उनका टाइम पीसफुल था। अब फर्स्ट डे कवर समझो। जब नया स्टैम्प इशू होता है, लोग खुद को एनवेलप भेजते हैं। इसमें पोस्ट ऑफिस से डेट भी डलवाते हैं और इसको कभी खोला नहीं जाता। इसमें ब्लैंक पेपर होता है। आओ मिलते हैं चार्ली के साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम बेनर से। चार्ली, तुम्हारा थर्ड लेवल वाला डे ड्रीम है। तुम अनहैप्पी हो मॉडर्न वर्ल्ड से, इसलिए एस्केप करना चाहते हो। एक्सक्यूज मी, मेरा हस्बैंड अनहैप्पी है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो एक रात चार्ली लेट वर्क करके घर जा रहा था। सबवे ली इंस्टेड ऑफ बस। मैं तो एवरेज गाय हूँ, टैन सूट, स्ट्रॉ हैट। बस लुइजा के पास घर जाना था यार। गाइस, कॉरिडोर लेफ्ट कर रहा है और स्लो डाउन हो रहा है। ये वियर्ड फील हो रहा है। मैं कीप वॉकिंग, सिर्फ फुटस्टेप्स की आवाज, कोई नहीं दिख रहा। फिर सुनाई दिया डिस्टेंट रॉर। ओह माय गॉड गाइस, हम थर्ड लेवल पे आ गए। ये रूम छोटा है, कम टिकट विंडो है, और वो देखो वहां पे क्लर्क है। ब्रो, एवरीवन 80-90s के क्लोथ्स में है। डर्बी हैट्स, हैंडल बार मस्टैचेस। देखो, लॉन्ग कोट, सस्पेंडर्स, हाई बटन शूज और वो स्मॉल लोकोमोटिव, बिल्कुल करियर एंड आइव्स पेंटिंग जैसा लगता है। अब है कंफर्मेशन टाइम। गाइस, वो देखो, लुक एट दैट पेपर, द वर्ल्ड। ये पेपर तो कई ईयर से पब्लिश नहीं हुआ। हेडलाइन में है प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, डेट है जून 11, 1894। यस, दैट्स इट। 2 tickets to Galesburg, Illinois, please. That ain't money, mister. You trying to fool me? भागो, प्रूफ नंबर 2, करेंसी भी डिफरेंट है। यहाँ अब चार्ली थर्ड लेवल से बाहर आ जाता है और वो सोचता है कि वो अगले दिन फिर से आएगा प्रॉपर ओल्ड करेंसीज लेकर। लेकिन बहुत ही अजीब चीज़ होती है। देखो क्या। ब्रो एटीएम में गया और पैसे निकाले, वो भी $300। ऑलमोस्ट सब कुछ ओल्ड स्टाइल करेंसी थी। एक्सचेंज किया, प्रीमियम लगा तो 200 से कम मिले। पर उस समय एग्स 30 सेंट्स अ डजन कॉस्ट करते थे, तो इतने पैसे इनफ थे। गैल्सबर्ग के बारे में बताओ यार। बड़े बड़े पुराने घर, बड़े बड़े पेड़, गर्मियों की शामें दुगनी लंबी, पहला वर्ल्ड वॉर 20 साल दूर। चार्ली फिर से थर्ड लेवल का कॉरिडोर सर्च कर रहा है। लेकिन चार्ली को अब थर्ड लेवल नहीं मिलता। वो रोज़ ढूंढता है लेकिन उसको थर्ड लेवल बिल्कुल नहीं मिलता। अब उसकी वाइफ उसे सजेस्ट करती है कि वो अब थर्ड लेवल की तलाश ना करे। और देखो फिर क्या होता है। चार्ली प्लीज अब मत ढूंढो, थर्ड लेवल में वरीड हूं। ओके। भाई ने सर्च रोक दी। बैक टू नॉर्मल रूटीन, ऑफिस घर ऑफिस घर। प्लॉट ट्विस्ट अलर्ट। 1 वीक बाद दोनों फिर से सर्च कर रहे हैं। सैम मिसिंग 1 वीक से। तुम्हारा साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड? हाँ, ही फाउंड इट। सैम ने थर्ड लेवल ढूंढ लिया। और अब बॉम्बशेल प्रूफ हो। एड्रेस किया गया मेरे दादाजी को, गेल्सबर्ग, पोस्टमार्क जुलाई 18, 1894, 6 इन प्रेसिडेंट गारफील्ड स्टैम्प। सैम ने क्या लिखा है फर्स्ट डे कवर में? मैं गेल्सबर्ग में हूँ। मैंने अपनी घास फीड और अनाज का व्यवसाय शुरू किया है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। गाइस, सैम ने $800 वर्थ ओल्ड करेंसी खरीदी थी। उससे अपना ड्रीम फॉलो किया।
तो गाइस प्रूफ नंबर 4 भी मिल गया। सैम का करेंसी परचेज करना, मतलब थर्ड लेवल रियल है। मैं दोबारा ढूंढने की कोशिश करूंगा, कॉरिडोर मिलना ही चाहिए। क्विक सिंबोलिज्म डिकोड करते हैं। थर्ड लेवल स्केप फ्रॉम मॉडर्न स्ट्रेस है। मेन थीम है स्केपिज्म। लोग मॉडर्न वर्ल्ड से भागना चाहते हैं, इनसिक्योरिटी, फियर, स्ट्रेस से। चार्ली और सैम दोनों पीसफुल पास्ट में जाना चाहते थे। मोरल क्या है? हाँ, स्केप फील गुड लगता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो गाइस, ये थी जैक फिनी की मास्टरपीस। स्टेशन में एक्चुअली सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं। अगर पसंद आया तो ज़रा कमेंट में भी बताओ तुम्हें भी स्केप करना है या नहीं। टिल देन कीप ड्रीमिंग। बाय गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। हाय गाइस, आज आप भूपी भैया के साथ इस व्लॉग में कवर करोगे चैप्टर द टाइगर किंग। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी कहानी जहां एक किंग ने 100 टाइगर्स मारने की कसम खा ली थी। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने बोला था बेटा टाइगर से मौत आएगी। तो शुरू करते हैं द टाइगर किंग बाय कल्कि। लेट्स गो। तो ये है हमारे हीरो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। पूरा नाम इतना लंबा है कि एक सांस में बोलो तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेगा, लेकिन सब लोग इन्हें कहते हैं सिर्फ टाइगर किंग। और भाई ये ऑलरेडी मर चुका है। हाँ, स्पॉइलर अलर्ट दे दिया। जब ये पैदा हुआ तो एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्शन दी, और सुनो क्या हुआ। 10 दिन का बेबी बोल पड़ा। ये बच्चा वॉरियर बनेगा, हीरो बनेगा, बट इसको टाइगर से डेथ आएगी। ओ वाइज प्रॉफिट्स। सब तू मरते हैं यार, कुछ नया बताओ भाई, कैसे मारूंगा? फिर एस्ट्रोलॉजर ने बोला बेटा बुल और टाइगर एनिमीज हैं, इसलिए टाइगर से मौत होगी। और बेबी ग्राउल करके बोला लेट्स टाइगर बी अवेयर। 20 साल बाद जंग बहादुर किंग बन गया। इंग्लिश काऊ का दूध, इंग्लिश नैनी, इंग्लिश फिल्म्स, टोटल अंग्रेज वाइब। महाराजा को एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन याद आई तो सोचा सेल्फ डिफेंस में टाइगर मार सकता हूँ। लूप होल मिल गया महाराजा को। फर्स्ट टाइगर मारा और एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, कहा देखो मार दिया। एस्ट्रोलॉजर ने बोला हाँ 99 मार लो ऐसे ही, बस 100 टाइगर से बच के रहना बेटा। अगर 100th भी मार दिया तो मैं अपनी किताबें जला दूंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। महाराजा ने फुल फोकस मोड ऑन किया। रूल बना सिर्फ मैं टाइगर मारूंगा और किसी ने हाथ लगाया तो पूरी प्रॉपर्टी ले लूंगा। टाइगर्स के लिए तो ये डिज्नीलैंड बन गया था इनिशियली। फिर आया एक ब्रिटिश ऑफिसर, बोला मैं भी टाइगर हंट करूंगा। महाराजा ने मना कर दिया। ब्रिटिशर ने बोला फोटो तो लेने दो। महाराजा भी लाइक नहीं। अब किंगडम खतरे में आ गई तो कैलकाटा से 50 डायमंड रिंग मंगवाए ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के लिए। सोचा 1-2 रखेगी, बाकी वापस करेगी, बट प्लॉट ट्विस्ट। Thank you for all the gifts. मेरे पास 3 लाख का बिल आया, बट चलो किंगडम तो बच गया। अब 10 साल में 70 टाइगर्स मार दिए, पर फिर टाइगर्स लिटरली गायब हो गए। अब प्रॉब्लम हो गई। देवंग साहिब, 30 टाइगर्स और बाकी हैं। महाराज, मैं टाइगर नहीं हूं। कौन कह रहा है तू टाइगर है? और मैं बंदूक भी नहीं हूं। मैंने शादी का डिसाइड किया है। महाराज, मेरी 2 वाइफ्स हैं ऑलरेडी। आपसे शादी। दीवान साहब, मैं एक गर्ल से शादी करूंगा जिस स्टेट में बहुत टाइगर्स हो। अब शादी हो गई। हर विजिट पे ससुराल जाकर 5 से 6 टाइगर्स मार दिए। 99 टाइगर्स की स्किन पैलेस में लगा दी, बस एक और चाहिए था, बट टाइगर्स खत्म। अब एक विलेज में शीप गायब होने लगी। लोगों को लगा कोई टाइगर होगा। महाराजा ने बोला 3 साल की टैक्स छूट और हंट पे निकल पड़ा। दिन बीते बट टाइगर नहीं मिला। गुस्से में ऑफिसर्स की जॉब गई, लैंड टैक्स डबल। महाराज, इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाएगी तो तू रिजाइन कर देना। दीवान ने क्या किया, मद्रास के जू से एक बुड्ढा टाइगर लाया। मिडनाइट में अपनी वाइफ के साथ गाड़ी में टाइगर को फॉरेस्ट में छोड़ दिया। वही बुड्ढा टाइगर अगले दिन महाराजा के सामने आके खड़ा हो गया। महाराजा ने एम किया, शॉट फायर और टाइगर वही दहशत से गिर गया। महाराजा चला गया। हंटर्स ने चेक किया तो टाइगर जिंदा था। बुलेट मिस हुई थी। टाइगर तो शॉक से बेहोश हुआ था। हंटर्स ने सोचा जॉब जाएगी और एक फुट से शॉट मार दिया। महाराजा के डर से ये बात उन्हें नहीं बताई गई और उनके आदेश पे डेड टाइगर को प्रतिबंधपुरम में लाकर वहीं उसका टुम्ब बनाया गया। अब महाराजा के बेटे का 3rd बर्थडे था। गिफ्ट चाहिए था, शॉपिंग की और मिला एक वुडन टाइगर। टाइगर का एक्चुअल प्राइस था 2 आना।
लेकिन शॉपकीपर ने महाराज के डर से बताया 300 रुपये। महाराज ने बोला ओके डन, और वो टाइगर लेके चले गए। और जब उस टाइगर के साथ महाराजा अपने बेटे के साथ खेल रहे थे तो एक कांटा उनके हाथ में चुभ गया। नेक्स्ट डे इन्फेक्शन, 4 दिन में पूरा हाथ खराब। 3 फेमस सर्जन मद्रास से आए, ऑपरेशन किया और कहते हुए निकले ऑपरेशन सक्सेसफुल है, महाराजा इज डेड। आयरनी देखो, जिसने 99 रियल टाइगर्स मार दिए उसे मार दिया एक वुडन टॉय टाइगर। 100 टाइगर ने रिवेंज ले लिया। एस्ट्रोलॉजर सही था, टाइगर की वजह से मौत। लेसन क्या मिला? नेचर से मत खेलो, ईगो मत रखो, पावर का मिसयूज मत करो, और हाँ, डेस्टिनी से बच नहीं सकते। जो होना है वो होकर रहेगा। एग्जाम में ये पॉइंट्स याद रखना। तो गाइस, ये थी टाइगर किंग की कहानी। कल्कि ने सटायर यूज करके दिखाया पावर करप्ट करता है और नेचर से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा डाउन टू अर्थ रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। हाय गाइस, आज आप भूपी भैया के साथ इस व्लॉग में कवर करोगे चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो गाइस, आज हम आ चुके हैं दुनिया के सबसे एंड में, अंटार्कटिका में। पर पहले बताओ, क्या कभी तुमने सोचा है कि इंडिया और अंटार्कटिका एक टाइम पे एक ही जगह थे? नहीं ना, चलो बताता हूँ। तो ये चैप्टर है तिशानी दोशी का। 1975 में चेन्नई में बॉर्न हुई। पोएट, राइटर, डांसर और एनवायरमेंटलिस्ट भी है। और इन्होंने लिखा है अपना अंटार्कटिक एक्सपीरियंस। बहुत कूल लग रहा है ना? देखो क्या होता है। तो बेसिकली 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहली तिशानी खुद नरेटर है और दूसरे जियोफ ग्रीन। जियोफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के फाउंडर हैं। ये बंदा सेलिब्रिटीज़ को नहीं, स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका लेके जाता है। अब सुनो थीम। हम अर्थ को अपने एंसेस्टर से इनहेरिट नहीं करते, हम इसे अपने बच्चों से उधार लेते हैं। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। फील हो रही है ना? तो तिशानी की जर्नी शुरू हुई मद्रास से, यानी चेन्नई से। फिर वो रशियन शिप एकेडमिक शोकल्स्की में बैठी। इसने 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज और 100 आवर्स का ट्रैवल किया। फाइनली अंटार्कटिका पहुंची और पहली फीलिंग थी रिलीफ। अंटार्कटिका देखो कितना बड़ा, कितना आइसोलेटेड है। और सबसे बड़ा फैक्ट, इंडिया और अंटार्कटिका एक टाइम पर एक थे। सुनो गोंडवाना की कहानी। 650 मिलियन ईयर्स पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, गोंडवाना। गोंडवाना 500 मिलियन ईयर्स तक रहा। डायनासोर्स का जमाना था, मैमल्स अभी छोटे था। और फिर कॉन्टिनेंट्स अलग होने लगे। इंडिया नॉर्थ की तरफ मूव किया, एशिया से टकराया और धीरे धीरे हिमालयाज बन गए। जियोग्राफी लिटरली मूव कर रही थी बॉस। अब सुनो तिशानी का एक्सपीरियंस। मैं साउथ इंडिया से हूँ, सन लवर हूँ, और यहाँ आ गई जहाँ 90% अर्थ की आइस है। नो ट्रीज, नो बिल्डिंग्स, नो बिलबोर्ड्स, एकदम ब्लैंक। यहाँ साइज की बात करो तो छोटे बग्स ऑफ स्मॉल साइज से लेके ब्लू व्हेल ऑफ लार्ज साइज तक है। आइस बग्स बेल्जियम जितने बिग है। और समर में 24 आवर डे लाइट होती है, दिन ख़त्म ही नहीं होता। यहाँ साइलेंस ऐसा है कि सिर्फ अवालांच और आइस ब्रेकिंग की आवाज़ आती है। यहाँ अर्थ की हिस्ट्री फील होती है और ह्यूमंस का फ्यूचर नॉट लुकिंग गुड गाइज। ह्यूमन सिविलाइजेशन सिर्फ 12,000 ईयर्स पुरानी है, अर्थ की हिस्ट्री के कंपैरिजन में जो कुछ भी नहीं है। पर हमने क्या कर दिया? सिटीज़, मेगा सिटीज़, फॉसिल फ्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड। टेम्परेचर अब बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा एनवायरमेंटल इशू है। वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट पिघलेगी क्या? ये क्वेश्चन कंसर्निंग है। विल गल्फ स्ट्रीम्स चेंज, या फिर ये एंड ऑफ वर्ल्ड है? मे बी नॉट। अभी आंसर क्लियर नहीं है। बट अंटार्कटिका इज़ द की गाइज, क्योंकि यहाँ पे 5 लाख साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स है आइस में। अब आता है स्टूडेंट्स ऑन आइस। जियोफ ग्रीन ने बनाया हाई स्कूल, स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका लाते हैं। सर स्टूडेंट्स ही क्यों? सेलिब्रिटीज तो लिमिटेड वे में ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स तो फ्यूचर है। दे कैन ट्रूली मेक अ डिफरेंस। यूथ में पावर है। ये प्रोग्राम सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि साउथ पोल के पास आके अफेक्ट हुए बिना रह ही नहीं सकते। अंटार्कटिका इतना यूनिक है
इतना अनटच्ड है कि नेचर से रियल कनेक्शन हो जाता है। फाइटोप्लैंक्टन्स छोटे प्लांट्स होते हैं, पूरी फूड चेन का बेस, कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं। साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं कि ओजोन लेयर डैमेज हुई तो फाइटोप्लैंक्टन्स खत्म। इट्स लाइक केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर मरीन लाइफ, बर्ड्स, पूरा कार्बन साइकिल डिस्टर्ब्ड है। छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो बेस्ट पार्ट, कैप्टन ने कहा वॉक ऑन द ओशन, वॉक ऑन द ओशन। 52 लोग जैकेट्स में ग्लासेस लगाए चल रहे हैं वाइट आइस सरफेस पे। नीचे 1 मीटर आइस और उसके नीचे सॉल्ट वाटर। देखो क्रैब ईटर सील्स ऐसे आइस फ्लोर पे एकदम चिल, जैसे स्ट्रे डॉग्स। अगर अंटार्कटिका फिर से वार्म हो गया तो क्या हम रहेंगे ये सब देखने के लायक? पर 2 हफ्ते बिताए ऐसे टीनेजर्स के साथ जो मानते हैं कि दुनिया बच सकती है। मिलियन ईयर्स बहुत है, पर एक दिन भी डिफरेंस लाने के लिए इनफ है। एग्जाम के लिए याद रखो, नेचर को रिस्पेक्ट करो, ह्यूमंस ही रिस्पॉन्सिबल है और क्लाइमेट चेंज रियल है। एजुकेशन अवेयरनेस लाता है और सब कुछ आपस में जुड़ा है। अंटार्कटिका प्योर अर्थ है, आइस एंशिएंट हिस्ट्री है और गोंडवाना शेयर्ड ओरिजिन। वॉकिंग ऑन आइस इंटरकनेक्टेडनेस है और रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स डेंजर साइन है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ज्योग्राफिकल जर्नी है, इंटेलेक्चुअल जर्नी है, इमोशनल जर्नी है। याद रखो, हम अर्थ के ओनर नहीं, केयर टेकर हैं। एग्जाम में फुल मार्क्स लाओ और प्लैनेट बचाओ। हमेशा नेचर की केयर करो और अच्छे से पढ़ते रहो। बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। हाय गाइस, आज आप भूपी भैया के साथ इस व्लॉग में कवर करोगे चैप्टर द एनिमी बाय पर्ल एस बक। आज की स्टोरी है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जब जापान और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। कॉन्टेक्स्ट समझो पहले, 1940s वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। जापान और अमेरिका एनिमीज है, शिप सिंक हो रहे हैं, सोल्जर्स मर रहे हैं, हेट्रेड अपने पीक पर। और इसी टाइम पे एक जापानीज डॉक्टर सडाओ होकी, जिसको अमेरिका ने ट्रेन किया, वही अमेरिका अब उनका एनिमी है। आयरनी देखो, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को टॉर्चर किया जा रहा है, ट्रस्ट 0 है। तो अब स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये है डॉक्टर सदाओ हुकी, जापान का टॉप सर्जन, अमेरिका में पढ़ा, वापस आया और अब जनरल का पर्सनल डॉक्टर है। स्टोरी शुरू होती है एक फॉगी इवनिंग से। देखो सदाओ और उनकी वाइफ हाना यहाँ चिल कर रहे थे जब अचानक वो क्या है? लगता है कोई आदमी है। भाई, एक वुंडेड आदमी, ब्लड है एवरीवेयर। अरे ये कौन है भाई? लुक एट हिम। ये तो व्हाइट मैन अमेरिकन नेवी है। प्लॉट ट्विस्ट, ये तो एनिमी सोल्जर है। अब सोचो, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ये एनिमी है और अगर पकड़े गए तो जेल पक्की। हम इसे समुद्र में वापस डाल दें। पर ये वुंडेड है, डॉक्टर हूं मैं। और गाइस, ह्यूमैनिटी जीत गई। दे डिसाइडेड पहले बचाते हैं फिर पुलिस को दे देंगे। फेयर डील, राइट? चलो इसे अंदर ले चलते हैं। अब सर्वेंट्स का रिएक्शन देखो। व्हाइट मैन को नहीं बचाना चाहिए, पहले समुद्र ने मारा फिर गन ने मारा, अगर मास्टर बचाएगा तो बदला लेंगे। और फिर मेड बोलती है, मैंने कभी व्हाइट मैन को नहीं धोया और आज भी नहीं धोऊंगी। हाना को खुद करना पड़ा, पर रिस्पेक्ट यार, शी डिड नॉट बैक डाउन, क्योंकि हाना के अकॉर्डिंग ये सिर्फ हेल्पलेस आदमी है। सडाओ ने डिसाइड किया, ऑपरेशन करूंगा। हाँ ना, एनेस्थेटिक देना पड़ेगा तुम्हें। मैंने कभी नहीं किया। इजी है, टेंशन मत लो। ऑपरेशन शुरू हुआ और हाना की हालत खराब। शी लिटरली रैन आउट थ्रोइंग आउट। हाँ ना, फेंट मत होना, अगर मैं रुका तो ये मर जाएगा। वहां सदाओ फोकस मोड में बुलेट निकाला, सक्सेसफुली। 3 दिन बाद हमारा अमेरिकन फ्रेंड जाग गया।
How come you speak English? मैं अमेरिका में थी for a long time. और अब देखो असली ड्रामा। सब सर्वेंट्स छोड़ के चले गए हाँ, मास्टर तो एनिमी को बचा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे। और फिर प्लॉट ट्विस्ट, मैसेंजर आया और हना और सदाओ घबरा गए। हना और सदाओ को लगता है कि एनिमी उनके घर पे हैं। ये बात शायद पुलिस को पता चल चुकी है, लेकिन जब मैसेंजर आता है तो उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो जनरल ने भेजा था, क्योंकि जनरल को डॉक्टर सदाओ से अपना ट्रीटमेंट कराना था। और फिर आगे जनरल आपको बुला रहे हैं, पेन में है। ओह, बस इतनी सी बात। तुम्हें अरेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या होगा अगर मुझे सर्जरी चाहिए हुई? मेरे पास प्राइवेट असैसिन्स हैं, वे रात को आके क्वाइटली किल कर देंगे। हाँ, नेचुरल लगेगा। गार्डन का पार्टीशन खुला रहता है, वो वहां से आ जाएंगे। ये जनरल इतना ज़्यादा मतलबी होता है कि जब डॉक्टर सदाओ उसको एनिमी के बारे में बताते हैं, याद रखना ये जनरल जो है आर्मी का हाई रैंक ऑफिसर है। डॉक्टर सदाओ जनरल को बता देते हैं कि मेरे घर पे एक एनिमी रह रहा है। ये डॉक्टर सदाओ के बारे में बताता है कि वो बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक भी थे, मतलब कि देशभक्ति भी उनके मन के अंदर कूट कूट कर भरी थी। लेकिन ये जनरल इतना ज़्यादा मतलबी होता है, ये डॉक्टर सदाओ को कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तो तेरे घर पे जो असासिन्स भेज दूंगा वो उसको किल कर देंगे। तो डॉक्टर सदाओ भी थोड़े से टेंशन फ्री हो जाता है कि चलो ठीक है, मैंने जो है ऑफिसर को बता दिया है तो ये कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन फिर आगे फर्स्ट नाइट सदाओ सो नहीं पाया। वेटिंग फॉर असैसिन्स, पर कुछ नहीं हुआ। टॉम अभी भी सो रहा है। सेकेंड नाइट फिर वेट पर नथिंग, टेंशन बढ़ रही है गाइस। थर्ड नाइट क्रैश की आवाज आई। क्या था वो? मत जाओ, मत जाओ। सदाओ ने सोचा इनफ, अब खुद कुछ करना पड़ेगा। असासिन्स तो अभी तक नहीं आए। आज रात मैं बोट तैयार करूंगा, तुम उस छोटे आइलैंड तक रो कर सकते हो। डू आई हैव टू? हाँ, समझ लो। अंडर कवर ऑपरेशन सदाओ ने फूड पानी की बॉटल्स रखी बोट में विदाउट टेलिंग हना। यस, सब सेट है। अगर खाना खत्म हो जाए तो सनसेट पे 2 बार सिग्नल करना। आप फिर से मेरी जान बचा रहे हैं। और गाइस टॉम चला गया। सदाओ ने फ्लैश सिग्नल्स देखे, 1 बार 2 बार, और वो चला गया। वो सेफ है। और बेस्ट पार्ट गाइस, सर्वेंट्स वापस आ गए। लगता है सब नॉर्मल हो रहा है। लूमी ने पूरा रूम साफ किया, सल्फर तक जला दिया ताकि कोई स्मेल ना आए। गार्डनर इज कंप्लेनिंग। पर मेरे क्रिसैंथेमम्स पीछे रह गए। वीक्स बाद जनरल ने सदाओ से देखो क्या पूछा। सदाओ, वो प्रिजनर भाग गया क्या? जी हाँ जनरल। सच बताऊं, मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल गया था, अपने पेन में। गाइस सदाओ यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि पहले सदाओ को लगता है कि जब जनरल को ये बात पता चलेगी कि वो एनिमी भाग चुका है तो जनरल उसको गुस्सा करेंगे और शायद इसका खामियाजा उसको इन फ्यूचर भुगतना पड़ सकता है। बट जब जनरल ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जनरल भूल गए थे और उन्होंने असासिन्स को भेजा ही नहीं, तब सदाओ को रियलाइज़ होता है कि अरे अब अगर इन फ्यूचर ये बात बाहर आती भी है तो सारी बात जनरल पे आएगी, मैं सेफ रहूँगा। अब देखो आगे। तो गाइस सदाओ ने रियलाइज़ किया ये तो स्ट्रेंज है, मैं उसे क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि ह्यूमैनिटी हमेशा नेशनैलिटी से बड़ी होती है। एक डॉक्टर की ड्यूटी है लाइफ बचाना, चाहे एनिमी हो या फ्रेंड। जेनेवा कन्वेंशन का असली मतलब है प्रिजनर्स ऑफ वॉर को भी ह्यूमैनिटी से ट्रीट करो। पढ़ो, मेहनत करो और ह्यूमैनिटी कभी मत भूलना। बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। हाय गाइस, आज आप भूपी भैया के साथ इस व्लॉग में कवर करोगे चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट बाय सूजन हिल। भाई ये स्टोरी है एक 14 साल के लड़के डेरी की जिसका फेस एसिड से बर्न हो गया है, और दूसरे कैरेक्टर है एक ओल्ड मैन मिस्टर लैम जिनका 10 लेग है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। देखो ये है मिस्टर लैम का गार्डन, बर्ड्स चर्प कर रहे हैं, ट्रीज रसल हो रहे हैं, सब पीसफुल है। और तभी एंट्री होती है डेरी की। और तभी मिस्टर लैम चिल्लाते हैं,
Be careful of the apples. मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है, मुझे जाना चाहिए। क्यों? किसी का फियर है। डैरी को किसी से फियर नहीं था, बल्कि लोग उससे अफ्रेड हो जाते थे उसके फेस की वजह से। अब देखो मिस्टर लैम टॉपिक चेंज करके क्रैब एप्पल्स की बात करते हैं। लोग मुझसे अफ्रेड हैं, कोई भी जब मेरा फेस देखते हैं तो डर जाते हैं, सोचते हैं मैं स्ट्रेंज या टेरेबल लगता हूँ। मैं नहीं अफ्रेड हूँ तुमसे। ये क्रैब एप्पल्स देखो, ऑरेंज और गोल्डन, मैं इन्हें मैजिक फ्रूट बोलता हूँ। मैं इनसे जेली बनाता हूँ, तुम हेल्प कर सकते हो। सब लोग यही करते हैं, आप मेरे बारे में पूछने से फियर्ड हो। डैरी से सब अफ्रेड रहते हैं, कहते हैं उसका फेस टेरिबल है। अब मिस्टर लैम के पूछने पे डैरी अपनी एसिड बर्न की स्टोरी बताता है। ये आग से नहीं हुआ, एक एक्सीडेंट था। उधर देखो, एक को वीट कहते हैं, एक को फ्लावर। डिफरेंस क्या है? मिस्टर लैम कहते हैं कि वीड और प्लांट भी लाइफ का पार्ट है, बस ग्रो कर रहे हैं। यहाँ मिस्टर लैम डैरी का नज़रिया चेंज करना चाहते थे। वो समझाते हैं कि हर पौधा उगता है, हर पौधे में लाइफ है, लेकिन कुछ पौधों को वीड कहा जाता है और कुछ पौधों को फ्लावर्स कहा जाता है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसको वीड कहोगे और किसको फ्लावर कहोगे, जबकि सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। और आगे और फिर वो अपने टिन लेग के बारे में बताते हैं, जो उन्होंने बॉम्ब की वजह से एक वॉर में खो दिया था। असली तांग वॉर में चली गई थी, बच्चे मुझे लामे लैम बुलाते थे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पैंट पहन के छुपा सकते हो। मेरा फेस तो सबको दिखता है। गाइस, मिस्टर लैम कभी सिंपैथी नहीं दे रहे, वो डैरी को रियलिटी दिखा रहे हैं। वीड्स और फ्लावर्स वाली बात और उनके टिन लेग की स्टोरी, सब एक लेसन है, सब एक मैसेज है। हर किसी की प्रॉब्लम्स है, लेकिन पर्सपेक्टिव मैटर करता है। चलो आगे देखते हैं। मैंने वो फेरी टेल सुनी है, ब्यूटी ने बीस्ट को प्यार किया, पर वो रियल नहीं। बीस्ट चेंज नहीं होता, मैं भी नहीं हूँगा, कोई मुझे किस नहीं करेगा, सिर्फ मम्मी करती है दूसरी साइड पे। पर क्या तुम उन्हें किस करोगे? प्रिटी गर्ल्स को? डैरी को ये चिंता थी, क्या सच में उसको कोई पसंद करेगा या नहीं, और मिस्टर लैम उसको मोटिवेट करते हैं नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए। एक बार बस स्टॉप पे एक औरत ने विस्पर किया, ऐसे फेस को सिर्फ माँ प्यार कर सकती है। कितना क्रूअल था। मेरे पास बी हाइव है, लोग कहते हैं सिर्फ बज है, पर ध्यान से सुनो तो गाना लगता है। एक आदमी था जो सबसे डरता था, बस से, जर्म्स, हार्ट ब्रेक से। फिर उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया। फिर क्या हुआ? पेंटिंग गिर गई और उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। आपकी विंडोज पे कर्टन्स क्यों नहीं लगे होते? मुझे पर्दे पसंद नहीं, वो चीजें बाहर रखते हैं। मुझे लाइट चाहिए, डार्कनेस भी, खुली विंडोज चाहिए, हवा सुनने के लिए। हाँ, मुझे भी बारिश की आवाज़ पसंद है रूफटॉप पे। तो तुम कंप्लीटली लॉस्ट नहीं हो, तुम सुनते हो, फील करते हो, ये अच्छी बात है। देखो यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है, डैरी के साथ इतना बुरा हुआ, फिर भी वो नेचर को अप्रिशिएट करता है। बारिश, हवा, ये सब उसको अच्छा लगता है। वो नीचे बातें करते हैं, ये क्या करेगा, ऐसे फेस के साथ दुनिया में कैसे रहेगा, मैंने सब सुना है। बेटा, तुम्हारे पास 2 हाथ, 2 पैर, आंख, कान, दिमाग है। अगर तुमने डिसाइड किया तो सबसे बेटर कर सकते हो। आपके दोस्त हैं? 100 से ज्यादा। गेट हमेशा खुला रहता है, लोग आते हैं एप्पल्स, टॉफी, बातें के लिए। किसी ने बोला था मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, ब्लाइंड के साथ, डिसेबल्ड के साथ। तो कैसी दुनिया होगी? सब सेम, फर्क ही नहीं रहेगा। मैं फिर आ सकता हूँ, अगर तुम नहीं हो तब भी? जरूर, गेट हमेशा खुला है, लोग आते रहते हैं। गाइस नोटिस करो, स्लोली डैरी चेंज हो रहा है। पहले वो भाग रहा था, अब वो कह रहा है मैं वापस आऊँगा। मिस्टर लैम ने डैरी को सिर्फ फिलॉसफी नहीं दी, उन्होंने डैरी को हिम्मत दी कि दुनिया को फेस करे। अब क्लाइमैक्स देखते हैं। मैं एप्पल्स पिक करने में हेल्प कर सकता हूँ, पर मम्मी पूछेंगी कहाँ था। अगर मैं घर गया तो वो वापस नहीं आने देंगी। या फिर तुम खुद को वापस नहीं आने दोगे। सिर्फ तुम जानते हो क्या कर सकते हो। मैं वापस आऊँगा। फिर डैरी अपनी मॉम के पास घर चला गया और मिस्टर लैम के पास वापस जाने के पूरे एफर्ट्स किए। तुम्हें पता है लोग क्या कहते हैं उसके बारे में, तुम वापस नहीं जाओगे। वो सिर्फ एक ओल्ड मैन है टिन लेग के साथ। मैं वहां बैठना चाहता हूँ, बीस को सुनना चाहता हूँ। तुम यहाँ रहोगे। अगर अभी नहीं गया तो कभी कहीं नहीं जा पाऊंगा। डैरी वापस आने के लिए निकल तो गया था, बट इतने में मिस्टर लैम गिर गए और कोई उनकी हेल्प करने के लिए नहीं था। मैं आ गया वापस। आपने कहा था नहीं आऊंगा। मिस्टर लैम, आप ठीक हो ना? Don't leave. Stay here with me. Just open your eyes.
मिस्टर लैम चले गए, लेकिन उनकी टीचिंग्स डेरी में हमेशा जिंदा रहेगी। चैप्टर का कोर थीम समझो। असली डिसेबिलिटी होती है नेगेटिव सोच और असली ताकत होती है पॉजिटिव हार्ट एंड थिंकिंग। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो और नेगेटिविटी से दूर रहो। बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। हाय गाइस, आज आप इस व्लॉग में भूपी भैया के साथ कवर करोगे चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पार्ट 1 बाय जिट कलासा। तो गाइस आज पढ़ेंगे एक इमोशनल और इम्पॉर्टेंट चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पार्ट 1। पहले बैकग्राउंड समझो। जिट कलासा का असली नाम था जट्रूड सिमंस बॉनन। 1876 में बॉर्न हुई थी और नेटिव इंडियन थी, मतलब कि अमेरिका की ओरिजिनल इनहैबिटेंट। कॉन्सेप्ट है हमारा नेटिव अमेरिकन का या फिर नेटिव इंडियंस का। काफ़ी टीचर्स इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बच्चों को स्टोरी समझ में नहीं आती। बट ध्यान रखना, आपको बहुत प्यारे तरीके से समझ में आने वाला है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि नेटिव अमेरिकन या फिर नेटिव इंडियंस होते क्या है। ध्यान रखना, नेटिव अमेरिकन वो लोग होते हैं जो कि अमेरिका के ओरिजिनल लोग हैं, जो कि अमेरिका के अंदर पहले से रहते थे। ये पहले वाला कौन सा टाइम हो गया सर, इसको जरा ध्यान से समझना। अगर मैं 1492 की तरफ जाऊं तो यहाँ पे सबसे पहले काफी सारे यूरोपियंस जो है वो आपके अमेरिका की तरफ 1492 के अंदर आए थे, जिसको लीड कौन कर रहे थे? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस निकले थे अपना यूरोप से जो है इंडिया की तरफ आने के लिए, लेकिन उन्होंने जो वर्ल्ड मैप है इसको थोड़ा अलग तरीके से देख लिया। इनकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी मिस्टेक रह गई, तो ये चले गए अमेरिका के अंदर। अब ये इंडिया क्यों आने चाहते थे? ये इंडिया आने चाहते थे यहाँ का जायका, यहाँ के मसाले टेस्ट करने के लिए, यहाँ का मसाला जो है वो परखने के लिए। तो ये जो है पहुंच गए अमेरिका, क्योंकि इन्होंने जो है मैप को ध्यान से नहीं पढ़ा। अब जब ये अमेरिका पहुंचे तो वहां के लोगों को इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया? नेटिव इंडियंस कहना शुरू कर दिया। तो जब यूरोपियंस जो है वो वहां पे पहुंचे थे, अमेरिका पहुंचे थे, तो 1942 के अंदर जो अमेरिका के लोग थे उनकी लैंड पे ये लोग कंट्रोल जो है वो करने लगे। उनकी चीजों पे जो है, उनके रिसोर्सेज पे कंट्रोल ये लोग जो है करने लगे। ध्यान रखने, जो नेटिव अमेरिकन या नेटिव इंडियंस लोग हैं, इनकी खुद की जो है अपनी ट्राइब्स हुआ करती थी, जिसकी खुद की लैंग्वेज है, खुद का फूड है, खुद की ड्रेस है, खुद का कल्चर है, सब कुछ इनका खुद का हुआ करता था। लेकिन जब यूरोपियंस आए तो इन्होंने जो है इन लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। होता क्या था कि एक स्पेशल बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था, जिसको बोला जाता था कार्ल लेस्ले इंडियन स्कूल। क्या? कार्ल लेस्ले इंडियन स्कूल। यहाँ पे ये जो नेटिव इंडियंस या फिर नेटिव अमेरिकन, ये एक ही बात हो गई। ये जो लोग थे इनको नेटिव इंडियंस कहना शुरू कर देते थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस को लगता था कि वो अमेरिका पहुंच चुका है, सॉरी इंडिया जो है वो पहुंच चुका है, भले ये लोग अमेरिका लोग होते थे। तो कार्ल लेस्ले इंडियन स्कूल जो होते थे वहां पे उन बच्चों को जो है वो लेके आया जाता था, जो नेटिव अमेरिकन थे बच्चे, उन बच्चों को लेके आया जाता था, और जो उनका कल्चर है, यूरोप का जो कल्चर है, उन पे थोपा जाता था। तो हमारी जिटकला सा जो है वो भी अपने बचपन का एक दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट जो है वो बता रही है कि जब उसे कार्ल लेस्ले इंडियन स्कूल लेके जाया गया तो उसके साथ क्या क्या बीता। यूरोपियंस आए और उन पे जुल्म शुरू हो गया, वॉर्स, डिजीजेस, लैंड ग्रैबिंग, सब कुछ। सबसे बुरा क्या हुआ? नेटिव अमेरिकन बच्चों को फोर्सफुली बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, ताकि बच्चे अपना कल्चर, लैंग्वेज, आइडेंटिटी सब भूल जाएं। इसे कहते हैं फोर्स एसिमिलेशन। अब मिलो जिटकला से। इतनी ठंड है यहाँ, और ये स्केरी जगह लगती है। अब चलो जिटकला के स्कूल चलते हैं। काफ़ी ठंड है यार यहाँ पे। एक बड़ी मेटेलिक बेल बजी ब्रेकफास्ट के लिए, काफी जोर से बजी थी यार, कान में दर्द हो गया। और जिटकला को बुरा फील हुआ कि वो कहाँ आ गई। मैं ट्रैप्ड फील कर रही हूँ, भागना चाहती हूँ बट एस्केप नहीं हो सकता। एक पेल वाइट हेड लेडी आई और सबको लाइन में खड़ा कर दिया। देखो, नेटिव इंडियन गर्ल्स, स्टिफ शूज, टाइट ड्रेसेस। अब चलो डाइनिंग हॉल का एपिक कंफ्यूजन देखो। मैं नहीं कर सकती, मुझे काफी फियर हो रहा है। पीओवी, फर्स्ट डे स्कूल में रूल समझ नहीं आए, बट यार ईटिंग रूल से भी बुरी चीज आने वाली थी। मैंने सुना वो हमारे बाल काटने वाले हैं। ओह,
गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटिव कल्चर में लंबे बाल प्राइड, स्ट्रेंथ, वॉरियर स्पिरिट का सिंबल होते हैं। शॉर्ट हेयर्स सिर्फ कैप्चर्ड वॉरियर्स के ही होते थे। सैड लोग और कावर्ड्स के बाल ही छोटे होते थे। उनकी मदर्स ने यही सिखाया था। जिटकाला ने राइट मोमेंट देखा और स्लिप हो गई। वो बेड के नीचे क्रॉल करके एक कोने में जाकर छुप गई। डार्क कॉर्नर में कर्लअप हो गई। हर फुटस्टेप पे डर लग रहा है। प्लीज मुझे अकेला रहने दो। किसी ने कर्टन्स पुल किए। सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। ना नहीं, मेरे बाल मत काटो। उन्होंने जिटकाला के बाल कट कर दिया। जिटकाला ने बहुत कोशिश की थी रोकने की, पर फिर भी वो नहीं रुके। गाइस अब डीपर मीनिंग समझो। लॉन्ग हेयर्स नेटिव आइडेंटिटी, प्राइड, फ्रीडम का सिंबल था। कटिंग ऑफ हेयर्स ह्यूमिलेशन, फोर्स और लॉस ऑफ कल्चर का सिंबल था। गाइस चैप्टर का थीम है ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन और फोर्स एसिमिलेशन। मॉरल क्या है? हर इंसान की रिस्पेक्ट करो, रेस या कास्ट से जज मत करो। सबसे इम्पॉर्टेंट, करेज मैटर्स। उसने हार नहीं मानी, उसने इनजस्टिस के अगेंस्ट रेजिस्ट किया। तो दोस्तों ये थी जिटकाला की दिल दहला देने वाली कहानी। इनोसेंट बच्ची से उसकी आइडेंटिटी छीन ली गई। उसने रेजिस्ट किया, हार नहीं मानी। इसलिए हमेशा करेज रखो और अच्छे से पढ़ते रहो। बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। आज हम जाएंगे एक छोटी सी लड़की के साथ जो अपने घर जा रही है स्कूल से, पर ये 10 मिनट्स की जर्नी बन जाती है 30 मिनट की एडवेंचर। लेकिन इसके बाद जो होगा वो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। चलो कहानी शुरू करते हैं। तो ये है बमा, 3rd स्टैंडर्ड की स्टूडेंट, और देखो इसका स्टाइल घर जाने में लगाती है कम से कम 30 मिनट्स। क्यों बमा? क्योंकि रास्ते में इतना कुछ है देखने को। देखो देखो। अरे यहाँ देखो स्नेक चार्मर भाई अपना शो कर रहे हैं। आओ, और उधर बंदर भी ट्रिक्स कर रहा है। ब्रो लिटरली पूरी स्ट्रीट पे सर्कस चल रहा है। नो वंडर ये लेट पहुंचती है घर। देखो ये बंदा 3 दिन से कंटिन्यूअसली साइकिल चला रहा है। शर्ट पे पैसे पिंड है मोटिवेशन के लिए। हर दिन कुछ नया होता है यहाँ पे। ये तो लिटरली इंडियाज गॉट टैलेंट हो गया ब्रो। देखो भाई, ड्राइड फिश, स्वीट्स, फ्राइड स्नैक्स। और कॉफी शॉप में वेटर लोग कॉफी को इतने ऊपर से नीचे पोर करते हैं। देखो ये लोग प्याज काट रहे हैं फेस दूसरी तरफ करके। ये कोई निंजा ट्रेनिंग है क्या? आंखों में नहीं आना चाहिए ना। स्मार्ट वर्क ब्रो, स्मार्ट वर्क। अरे ये स्ट्रीट लाइट देखो ब्लू से वायलेट हो रही है। यही सब देखने की वजह से बामा लेट हो जाती है। मौसम के हिसाब से अलग अलग चीज़ें मिलती है। मैंगो, शुगर केन, स्वीट पोटैटोज, पयासम, हलवा, बॉइल्ड टैमरिंड सीड्स, आइस डियोले। ये तो फूडी पैराडाइज है। मैं भी यहीं रुक जाता यार। फाइनली बमा अपनी स्ट्रीट पे पहुंच गई और यहाँ कुछ अलग हो रहा है। देखो जमींदार बैठ के देख रहे हैं और हमारे लोग काम कर रहे हैं। अरे ये क्या, बड़े बुजुर्ग अंकल पैकेज लेकर आ रहे हैं, पर देखो कैसे होल्ड कर रहे हैं। इतने बड़े आदमी उतना छोटा सा पैकेट स्ट्रिंग से पकड़ रखा है। कितना ध्यान से लेकर आ रहे हैं। वेट वेट, देखो क्या हो रहा है। ऑयल स्टेन है रैपर पे, शायद वड़ाई या भज्जी होगा, पर ऐसे पकड़ के ले जा रहे हैं जैसे गिर जाएगा सब। देखो देखो केयरफुली एल्डर ने स्ट्रिंग से पकड़ के दिया, दूसरा से सपोर्ट कर रहे हैं पर टचिंग नहीं। देखो जमींदार खा रहे हैं। भाई ये तो नेक्स्ट लेवल रूम सर्विस है। बामा घर पहुंच गए और अपने बड़े भाई अन्ना को पूरी स्टोरी सुनाई हंसते हंसते। मैंने देखा एक काफी बड़ा आदमी कितने मजाकिया तरीके से पैकेज लेके जा रहे थे और छोटा सा पैकेट स्ट्रिंग से होल्ड किए बिना टच करे सर्व कर रहे थे। वो हंसने के लिए नहीं कर रहे थे। वो हायर कास्ट के लोग सोचते हैं कि अगर हमें टच कर लिया तो वो पोल्यूटेड हो जाएंगे। पर क्यों? अब बामा को समझ में आ रहा है कि इसलिए स्ट्रिंग से पकड़ा था। ये तो बहुत गलत है यार, बहुत गलत है। मुझे अब हंसी नहीं आ रही, मैं तो बहुत गुस्सा हो गई। मैं खुद उन वडाइस को पकड़ लेना चाहती थी। मैं समझता हूँ बामा। क्यों हम उनके लिए ये सब करें? उनके लिए स्नैक्स लाएं, झुक के दें और वो बस बैठ के खाएं। मैं जाकर पकड़ लूंगी वो वडाइस, पर कर नहीं सकती। ये लोग अपने आप को इतना सुपीरियर क्यों समझते हैं? सिर्फ कुछ पैसे बचाया तो क्या इंसानियत ही खो दी? एग्जैक्टली, मनी डजंट मेक यू सुपीरियर ब्रो। हम भी तो इंसान है। वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। हमारे लोग को ये छोटे छोटे काम उनके लिए नहीं करने चाहिए। हम उनके फील्ड्स में काम करें, अपनी वेजेस लो बस। कौन हो तुम अप्पा? मैं अन्नन हूँ। नाम क्या है? मेरे नाम तो बता दिया। थम्बी, किस स्ट्रीट पे रहते हो? ये स्ट्रीट एड्रेस इसलिए पूछ रहा है ताकि कास्ट पता चल जाए। देखो बामा, हमारे कम्युनिटी की वजह से हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो फिर क्या करें? अगर हम पढ़ाई करें, मेहनत करें तो हम ये सब खत्म कर सकते हैं। मैं पूरी एनर्जी से पढ़ाई करूंगी। और देखो
बमा ने किया क्या? पूरी मेहनत से पढ़ाई की मुझे फर्स्ट आना है। और गेस व्हाट, शी एक्चुअली डिड इट। क्लास में फर्स्ट आई। जब वो फर्स्ट आई तो बहुत सारे लोग उसके दोस्त बन गए। सही था, एजुकेशन रियली वर्क्स। एजुकेशन इज पावर गाइज, ये डिस्क्रिमिनेशन ब्रेक कर सकती है। दोस्तों ये थी बमा की कहानी, एक 3rd स्टैंडर्ड की लड़की जो अनटचेबिलिटी फेस करती है बट एजुकेशन से अपनी लाइफ चेंज करती है। रिमेंबर, स्ट्रिंग से पकड़ा गया पैकेट सिंबलाइजेस अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन, पर एजुकेशन है होप और पावर। वी टू आर ह्यूमन बींग्स, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। याद रखो, कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। नॉट बाय कास्ट, नॉट बाय मनी, एंड एजुकेशन से सब कुछ पॉसिबल है। तो दोस्तों पढ़ाई करो, आगे बढ़ो और डिस्क्रिमिनेशन को ब्रेक करो। बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।